फ्रेंड्स, मैं हूं महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के वीडियो सत्र में हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा द्वितीय स्वावधिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11 विषय भूगोल के मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 2 को हल करेंगे, अतः वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और द्वितीय स्वावधिक परीक्षा हेतु कक्षा 11 विषय भूगोल के मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 1 को हम लोग पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, इसे क्लिक करके अवश्य देखें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। संभवतः इन्हीं मॉडल प्रश्न पत्रों से द्वितीय स्वावधिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं। परीक्षा के कुछ सामान्य निर्देश हैं, इसको जान लेते हैं और साथ ही साथ सरसरी निगाहों से हम लोग प्रश्नों को भी देख लेंगे। उसके बाद इन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो जल्दी से हम लोग कुछ सामान्य परीक्षा के सामान्य निर्देश हैं, उनको देख लेते हैं। सामान्य निर्देश कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। कुल प्रश्नों की संख्या 19 होगी। प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 से प्रश्न संख्या 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। साथ ही साथ प्रश्न संख्या 15 से प्रश्न संख्या 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद प्रश्न है जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 1 से लेकर 7 तक। पहला प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक गहरे सागरीय गर्त का नाम लिखें। दूसरा प्रश्न है लोकताल झील किस राज्य में स्थित है। तीसरा प्रश्न है भारत का एकमात्र जीवित सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। चौथा प्रश्न है भारत की जलवायु कैसी है। पांचवा प्रश्न है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। छठा प्रश्न है लाल मिट्टी के लाल रंग का क्या कारण है। सातवां प्रश्न है महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है। आठवां प्रश्न है जल चक्र क्या है, चित्र सहित समझाएं। नौवां प्रश्न है उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम लिखें। 10वां प्रश्न है भारतीय मानसून की 3 विशेषताओं को लिखें। 11वां प्रश्न है भारतीय नदियों के प्रदूषित होने के 3 कारण बताएं। 12वां प्रश्न है तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में जाड़े के मौसम में अधिक वर्षा क्यों होती है। 13वां प्रश्न है हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत की केंद्रीय स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है। और 14वां प्रश्न है पश्चिमी तटीय मैदान पर डेल्टा क्यों नहीं बनते। 15वां प्रश्न है मृदा अपरदन के प्रमुख कारण एवं इस समस्या से निपटने के उपाय बताएं। 16वां प्रश्न है भारतीय किसान के लिए मानसून एक जुआ है, व्याख्या करें। 17वां प्रश्न है भारत के विशाल मैदान को उच्चावच की भिन्नता के आधार पर वर्गीकृत कर उनका संक्षिप्त वर्णन करें। 18वां प्रश्न है हिमालय अपवाह तंत्र एवं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में 5 अंतर लिखें। 19वां और लास्ट प्रश्न मानचित्र से संबंधित है। भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाएं। इसमें क में दिया गया है काली मिट्टी का क्षेत्र, ख में जलोढ़ मृदा का क्षेत्र, ग में लेटेराइट मृदा का क्षेत्र, घ में पर्वतीय मृदा का क्षेत्र और अंगा में रेतली मृदा का क्षेत्र। एक ब्लैंक मानचित्र दिया रहेगा, उसमें इन मृदा क्षेत्रों को प्रदर्शित करना रहेगा। तो चलिए बिना विलंब के प्रश्नों को हल करते हैं। इनके उत्तर क्या हैं जानते हैं। उत्तर जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें, जिससे आगे आने वाले इसी तरह का नया वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं और बढ़ते हैं पहले खंड की ओर। पहला खंड में अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं। 1 से 7 नंबर प्रश्न दिए गए हैं। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों को एक वाक्य में उत्तर या एक शब्द में उत्तर देना है और प्रत्येक अंक
प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। पहला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक गहरे सागरीय गर्त का नाम लिखें। तो इसका सही उत्तर है मैरियाना गर्त। विश्व का सबसे गहरे सागरीय गर्त है, यह प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 11,022 मीटर है। दूसरा प्रश्न है, लोकताल झील किस राज्य में स्थित है। तो इसका उत्तर है लोकताल झील पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर राज्य में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, भारत का एकमात्र जीवित सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर है बैरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यहाँ पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। चौथा प्रश्न है, भारत की जलवायु कैसी है। तो इसका उत्तर है भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। पांचवा प्रश्न है, अरावली पर्वत के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका उत्तर है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। छठा प्रश्न है, लाल मिट्टी के लाल रंग का क्या कारण है। तो इसका उत्तर है लोहे के ऑक्साइड के कारण या लोहे के व्यापक विसरण के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल दिखाई देता है। सातवां प्रश्न है, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ये थे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 7 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। बढ़ते हैं दूसरे खंड की ओर। दूसरा खंड लघु उत्तरीय प्रश्नों का है। लघु उत्तरीय प्रश्न 8 से लेकर के 14 तक है। 7 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों का उत्तर मैक्सिमम 50 शब्दों में देना और प्रत्येक के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। 8वां प्रश्न है, जल चक्र क्या है, चित्र सहित समझाएं। तो जल चक्र क्या है, इसका उत्तर है जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल तथा जीवों के बीच जल के निरंतर आदान प्रदान होने की प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। जो जल चक्र किसे कहते हैं, तो वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल में जो वायु का परिसंचरण होते रहता है, आदान प्रदान होते रहता है, उसी को हम लोग जल चक्र कहते हैं। इसका मानचित्र यहाँ दिया गया है। समुद्र से या स्थल से, जलीय स्रोत से जल वाष्पीकृत होकर के ऊपर वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी होने के कारण बादलों का निर्माण होता है और फिर बादलों से वर्षा होती है और वर्षा के बाद जलीय स्रोतों अर्थात नदियों के माध्यम से पुनः जल समुद्र में जाता है। इस तरह से एक चक्र कंप्लीट होता है। जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल से होकर जल का परिसंचरण होते रहता है। इस तरह का एक आप लोग को चित्र भी बनाना है। 9वां प्रश्न है, उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर है पृथ्वी के उस भूखंड को उपमहाद्वीप कहा जाता है जो अपने विशेष भौगोलिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण किसी महादेश या महाद्वीप में रहते हुए भी अलग दिखाई देता है या महाद्वीप से छोटा तथा इसमें एक से अधिक देश शामिल होते हैं। कहने का तात्पर्य है कुछ भौगोलिक विशेषताओं के कारण विशेष क्षेत्र को उपमहाद्वीप कहा जाता है जो किसी महाद्वीप में रहते हुए भी वह अलग दिखाई देता है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आते हैं। इसमें श्रीलंका तथा मालदीव को भी शामिल किया जा सकता है। 10वां प्रश्न है, भारतीय मानसून की 3 विशेषताओं को लिखें। तो इसका उत्तर है भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इसकी निम्न विशेषताएं हैं। पहला, वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है। जो भारत की जलवायु है, वायु की दिशा जो होती है वह ऋतु के अनुसार परिवर्तित होती है। दूसरी विशेषता है मानसूनी पवनों का अनिश्चित तथा अनियमित होना। तीसरी विशेषता है समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसूनी वर्षा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। 11वां प्रश्न है, भारतीय नदियों के प्रदूषित होने के 3 कारण बताएं। तो इसका उत्तर है नदियों के शुद्ध जल में घुले भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में अवांछित तत्वों के मिलने से नदियों के जल की गुणवत्ता में ह्रास हो जाती है, जिससे नदी के जल प्रदूषित हो जाती है। नदी जल प्रदूषण के कई कारण होते हैं। कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं, जैसे पहला, औद्योगिक अपशिष्टों के नदियों में विसर्जन। दूसरा, नगरीय अपशिष्टों को नदियों में
विसर्जन। तीसरा, अध जले शवों, मृत मवेशियों, पूजा के बाद प्रतिमाओं का नदियों में विसर्जन। चौथा जो कारण है जल प्रदूषण या नदी जल प्रदूषण के, रासायनिक उर्वरकों, दवाइयों का कृषि कार्य में अत्यधिक उपयोग। इन सभी कारणों के कारण नदियों के जल प्रदूषित हो रहे हैं। 12वां प्रश्न है, तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में जाड़े के मौसम में अधिक वर्षा क्यों होती है? तो इसका उत्तर है लौटती हुई मानसून अर्थात उत्तर पूर्वी मानसून पवने अक्टूबर से नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी को पार करते समय नमी ग्रहण कर लेती है और आगे बढ़ते हुए तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक तथा दक्षिण पूर्वी केरल में स्थित पहाड़ियां जैसे नीलगिरी, अन्नामलाई, पूर्वी घाट से टकराकर जाड़े के मौसम में अधिक वर्षा कराती है। कोरोमंडल तट में जाड़े के ऋतु में वर्षा होती है। 13वां प्रश्न है, हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत की केंद्रीय स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है? ये है नीचे हिंद महासागर है, इसके शीर्ष पर भारत की स्थिति है। हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति होने के निम्नलिखित कारण है। निम्नलिखित बिंदुओं से हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति के महत्व को स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे पहला, हिंद महासागर में स्थित देशों में भारत की तट रेखा की लंबाई 7,517 किलोमीटर सबसे अधिक लंबी है। हिंद महासागर में स्थित जितने भी देश हैं उन सभी देशों में से सबसे अधिक भारत की तट रेखा। दूसरा जो कारण है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति के कारण पश्चिमी दुनिया से पूर्वी दुनिया में होने वाले व्यापार को भारत नियंत्रित करता है, क्योंकि ज्यादातर व्यापार समुद्री मार्ग से होते हैं और भारत के दक्षिणी हिस्सा से होकर के सारे व्यापारिक पोत गुजरते हैं। तीसरा जो कारण है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति के कारण पश्चिमी दुनिया और पूर्वी दुनिया को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण जल मार्ग तथा वायु मार्ग भारत की सीमा से होकर गुजरती है। और चौथा जो कारण है, हिंद महासागर में होने वाली विश्व समुदाय के किसी प्रकार की गतिविधि भारत की सहमति के बिना नहीं की जा सकती है। इन सभी कारणों के कारण जो भारत है हिंद महासागर में अपना एक वर्चस्व या केंद्रीय स्थिति रखता है। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न है, पश्चिमी तटीय मैदान पर डेल्टा क्यों नहीं बनते हैं? तो इसका उत्तर है, पश्चिमी तटीय मैदान पर डेल्टा नहीं बनने के निम्नलिखित कारण है। जैसे पहला, पश्चिमी तट पर गिरने वाली ज्यादातर नदियां छोटी है। नर्मदा और ताप्ती लंबी नदियां है किंतु इसका अपवाह क्षेत्र छोटा है और ये नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। दूसरा कारण है, भारत के पश्चिमी तट का ढाल तीव्र ढाल होने के कारण वहां गाद जल्दी नहीं भरते हैं। एक तो नदियों के द्वारा लाए गए गाद की मात्रा कम होती है, दूसरा जो तट रेखा की गहराई है वह तीव्र गति से बढ़ती है। तीसरा जो कारण है, पश्चिमी तट पर गिरने वाली नदियों में गाद की मात्रा कम होती है, अर्थात जो नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए जो पदार्थ होते हैं उसे गाद कहते हैं, उसकी मात्रा भी कम होती है क्योंकि ये नदियां छोटी तथा भ्रंश घाटी में बहती है। अब बढ़ते हैं तीसरे खंड की ओर। तीसरा खंड जो है वह दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 15 से लेकर के 19 तक दिए गए हैं। 5 प्रश्नों में से किसी 3 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में देना है और इनके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। इनमें से एक मानचित्र कार्य भी है। 15वां प्रश्न है, मृदा अपरदन के प्रमुख कारण एवं इस समस्या से निपटने के उपाय बताएं। तो इसका उत्तर है, जल, वायु, मानव, जीव जंतु आदि द्वारा मृदा के ऊपरी उपजाऊ परत पर ह्रास या विनाश होना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, वनों का विनाश। दूसरा, ढलान वाली भूमि में गलत ढंग से कृषि कार्य। तीसरा, भूमि को खाली या परती छोड़कर जल तथा वायु अपरदन के लिए प्रेरित करना। चौथा, सिंचाई के गलत विधियों को अपनाना। पांचवा, अति पशुचारण। छठा, अवसंरचना एवं निर्माण कार्य। सातवां, खनन कार्य। आठवां, प्राकृतिक कारकों में बाढ़ और तूफान जो है ये सभी कारण मृदा अपरदन के प्रमुख कारण हैं।
अब मृदा संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो मृदा अपरदन की समस्या से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। जैसे पहला, वृक्षारोपण करके, दूसरा, नदियों में बांध तथा छोटी छोटी नदियों में नालों में चेक डैम का निर्माण करके, तीसरा है ढलाव भूमि के निचले भाग में गड्ढे या ट्रेंच बनाकर, चौथा है कृषि प्रणाली में सुधार कर, पांचवा अति पशुचारण पर प्रतिबंध लगाकर, और छठा खाली या पड़ती भूमि पर वृक्षारोपण या कृषि कार्य कर हम लोग मृदा अपरदन को संरक्षित कर सकते हैं। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, भारतीय किसान के लिए मानसून एक जुआ है, व्याख्या करें। तो इसका उत्तर है, भारतीय किसान के लिए मानसून एक जुआ है के तात्पर्य यह है कि भारतीय कृषि या किसान मुख्य रूप से मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। अगर मानसून निश्चित एवं नियमित समय पर आती है तो फसलों का पैदावार अच्छी होती है, और वर्षा सही समय तथा निश्चित अंतराल में नहीं होती है तो फसलों का पैदावार कम होती है। अतः मानसून अर्थात वर्षा सही समय पर आए तो किसान जीत जाता है, और मानसून सही समय पर नहीं आए तो किसानों की हार होती है। इसलिए भारतीय किसानों के लिए मानसून एक जुआ है कहा गया है। भारतीय कृषि की सफलता मानसून वर्षा के निश्चित समय पर तथा नियमित रूप में वितरित होने पर निर्भर करती है। यदि वर्षा समय पर नहीं होती है अथवा इसका वितरण ठीक नहीं है तो कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सिंचाई विहीन क्षेत्रों में भी वर्षा की अनियमितता तथा अनिश्चितता का विशेष प्रभाव भारतीय किसानों पर पड़ता है। 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, भारत के विशाल मैदान की उच्चावच की भिन्नता के आधार पर वर्गीकृत कर उनका संक्षिप्त वर्णन करें। तो इसका उत्तर है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में प्रायद्वीप पठार के मध्य उत्तरी भारत का विशाल मैदान स्थित है। इसका निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मृदा से हुआ है, जिसके कारण इसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई 2400 किलोमीटर, औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर तथा जलोढ़ों के निक्षेप की गहराई 1000 से 2000 मीटर है। यह मैदान लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जो क्षेत्र दिया गया है ये उत्तर भारत का विशाल मैदान है। इस मैदानी क्षेत्र को उच्चावच के आधार पर वर्गीकृत करके हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। मानचित्र भी लगाना अति आवश्यक है। ऐसे प्रश्नों में मानचित्र जरूर बनाएं। उच्चावच में भिन्नता के आधार पर इसे 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाबर प्रदेश, दूसरा तराई प्रदेश, तीसरा बांगर प्रदेश और चौथा खादर प्रदेश। भाबर प्रदेश के बारे में जानते हैं। यह प्रदेश शिवालिक पर्वत के गिरिपद प्रदेश में सिंधु से तीस्ता नदी तक 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। गिरिपद में स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में हिमालय से निकलने वाली नदियां बड़ी मात्रा में भारी पत्थर, कंकड़, बजरी आदि लाकर जमा कर देती है। इस क्षेत्र में नदियां कई धाराओं में बंट जाती है तथा कभी कभी लुप्त भी हो जाती है। इसे पंजाब में भाबर तथा असम में दुआर कहा जाता है। दूसरा प्रकार को तराई प्रदेश कहते हैं। यह प्रदेश भाबर के दक्षिण में स्थित है, जहां भाबर की लुप्त नदियां प्रकट होती है और दलदलीय क्षेत्र का निर्माण करती है। इसके मिट्टी के कण भाबर क्षेत्र से छोटे होते हैं। इस क्षेत्र में घने वन पाए जाते थे, किंतु अब घने जंगल को काटकर बस्तियां बसाई गई है और कृषि कार्य किए जा रहे हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इसी क्षेत्र में स्थित है। तीसरा जो प्रकार है बांगर प्रदेश। तो बांगर प्रदेश पुरानी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, जहां अब बाढ़ के जल नहीं पहुंचता है। इसमें चूने पत्थर के संग्रथनों की प्रचुरता पाई जाती है, जिसे कंकड़ कहा जाता है। बांगर प्रदेश में पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहा गया है। और चौथा जो प्रकार है खादर प्रदेश।
आंध्र प्रदेश नदियों के दोनों किनारों पर नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित प्रदेश को खादर प्रदेश कहा जाता है। नदियों के दोनों छोर पर स्थित जो तटीय क्षेत्र हैं उनको खादर प्रदेश कहा जाता है, जहां प्रति वर्ष बाढ़ का जल पहुंचता है। यह कृषि के लिए काफी उपयुक्त भूमि होती है। यहाँ पर सघन कृषि कार्य किए जाते हैं। खादर मिट्टी जो है वह काफी उपजाऊ होती है। यहाँ सघन कृषि कार्य किए जाते हैं। 18वां प्रश्न है, हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में 5 अंतर लिखें। तो हिमालय अपवाह तंत्र मतलब हिमालय से जिन नदियों का उद्गम हुआ है नदी तंत्रों को हिमालय अपवाह तंत्र कहा गया है, जो उत्तर की ओर है हिमालय पर्वत। और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार में जिन नदियों का उद्गम हुआ है उन नदी तंत्रों को प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र कहा जाता है। यहाँ मानचित्र में दिखाया गया उत्तर की ओर हिमालय अपवाह तंत्र और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार में प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। इनके बीच क्या अंतर है आइए जानते हैं। हिमालय अपवाह तंत्र एवं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में निम्नलिखित अंतर किए जा सकते हैं। जैसे पहला अंतर, हिमालय अपवाह तंत्र का उद्गम क्षेत्र हिम से ढके हुए हिमालय पर्वत से है, वहीं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का उद्गम स्थल प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी भाग एवं उच्च भूमि से है। दूसरा अंतर किया जा सकता है, हिमालय अपवाह तंत्र की नदियां 12मासी होती है, क्योंकि इसके स्रोत वर्षा का जल के साथ साथ हिमानी भी होती है, अर्थात हिम के पिघलने से भी इन नदियों में जल आता है। वहीं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदियां मौसमी होती है, क्योंकि यहाँ की नदियां पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर होती है, अर्थात वर्षा ऋतु में यह विकराल रूप धारण कर लेती है और ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है। तीसरा अंतर है, हिमालय अपवाह तंत्र के अपवाह प्रकार पूर्ववर्ती व अनुवर्ती है, जिसके कारण ये नदियां मैदानी भाग में वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती है। वहीं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अपवाह प्रकार अध्यारोपित, पुनर्युनित तथा अनुवर्ती है। इसके अपवाह प्रतिरूप आर्य तथा आयताकार है। चौथा अंतर किया जा सकता है, हिमालय अपवाह तंत्र की नदियां अपने उद्गम क्षेत्र में शीर्षवर्तीय अपर्दन के कारण गहरी घाटियां अर्थात वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। वहीं प्रायद्वीपीय पठार की नदियां या प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदियां पार्श्ववर्ती अपर्दन के कारण चौड़ी घाटियों अर्थात यू आकार की घाटियों का निर्माण करती है। पांचवा अंतर किया जा सकता है, हिमालय अपवाह तंत्र की नदियां अपेक्षाकृत लंबी तथा इसके अपवाह क्षेत्र बड़े हैं, वहीं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदियां अपेक्षाकृत छोटी तथा इसके अपवाह क्षेत्र छोटे हैं। तो ये अंतर किए जा सकते हैं, हिमालय अपवाह तंत्र तथा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बीच अंतर किए जा सकते हैं। 19वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है जो कि मानचित्र कार्य से संबंधित है। भारत के मानचित्र में निम्न मिट्टियों को दर्शाना है। काली मिट्टी का क्षेत्र, खा में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र, गा में लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र, घा में पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र और अंगा में रेतीली मिट्टी का क्षेत्र। तो यहाँ पर दिया गया है, मानचित्र दिखाया गया है। पहले हम लोग काली मिट्टी का क्षेत्र के विषय में देखते हैं। तो काली मिट्टी का क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर स्थित है, तिरछी लाइन से प्रदर्शित किया गया है, यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। दूसरा जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है वह उत्तर भारत के विशाल मैदान में जो डॉट से प्रदर्शित किए गए हैं, ये जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। इसके बाद लेटराइट मृदा जो होती है वह छिटपुट दक्षिण भारत में यहाँ पर बीच बीच में दिखलाया गया है। इसके बाद घाव में पर्वतीय मृदा है, तो यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम का जो क्षेत्र दिया गया है यह पर्वतीय मृदा का क्षेत्र है। और अंत में जो अंगा रेतीली मृदा का जो क्षेत्र दिया गया है वह पश्चिमी भारत में राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है, यह जो क्षेत्र है अरावली पर्वत के पश्चिमी छोर पर स्थित जो भी मृदा है उसे रेतीली मृदा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मॉडल प्रश्न सेट नंबर 2 से संबंधित या वीडियो सत्र आप लोगों को जरूर उपयोगी लगा होगा। अगर उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल
नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। साथ ही साथ भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।